इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर ने महाराष्ट्र की पूरी सरकार को मुश्किल में डाल दिया, कैसे एक एपीआई ने मुंबई पुलिस के माथे पर कलंक लगा दिया। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल आज ये उठा, क्या सचिन वाजे एक बड़े गेम में सिर्फ एक मोहरा है? सचिन वाजे को शिवसेना के बड़े नेताओं ने सपोर्ट क्यों किया? सचिन वाजे को महाराष्ट्र की सरकार ने प्रोटेक्शन क्यों दिया? आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा आरोप लगाया। फडणवीस ने कहा कि सचिन वाजे को उसके पॉलिटिकल बॉसेस ऑपरेट कर रहे हैं। इस बात की जांच होनी चाहिए कि सचिन वाजे के राजनीतिक आका कौन है, उनके नाम सामने आने चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कहा, जब वो मुख्यमंत्री थे तब 2018 में उद्धव ठाकरे ने सचिन वाजे के सस्पेंशन को खत्म करने के लिए, उसकी बहाली के लिए उन्हें फोन किया था। उद्धव ठाकरे ने सचिन वाजे को फिर से नौकरी देने की सिफारिश की थी। शिवसेना के 4 बड़े नेता भी सचिन वाजे की पैरवी करने के लिए देवेंद्र फडणवीस के पास आए थे। और यह बहुत गंभीर इल्जाम है और यह बड़ा खुलासा है। वो उसकी बहाली क्यों चाहते थे, यह बड़ा सवाल है। जिस सचिन वाजे पर उस समय एक्सटॉर्शन का केस चल रहा था, जिस सचिन वाजे को कस्टोडियल डेथ के केस में सस्पेंड किया गया था, जो 16 साल पुलिस की नौकरी से बाहर था, उस पुलिस वाले की पैरवी उद्धव ठाकरे ने क्यों की थी? उद्धव के लिए उसका क्या इस्तेमाल था? और फिर जिस असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर ने मुकेश अंबानी को डराने धमकाने की कोशिश की, जिस सचिन वाजे पर मनसुख हिरेन की हत्या का शक है, उस सचिन वाजे को उद्धव ठाकरे ने सरेआम डिफेंड क्यों किया? अब यह मामला सिर्फ एक पुलिस वाले के क्राइम का नहीं है। अब तो सवाल यह है कि सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले कौन हैं? अब मामला सिर्फ मुकेश अंबानी को धमकी देने का नहीं है। इस धमकी का फायदा उठाने की साजिश में वाजे के साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं, यह इंपॉर्टेंट है। यह मामला सिर्फ मुंबई पुलिस की छवि पर दाग का नहीं है। यह मामला महाराष्ट्र सरकार चलाने वालों पर सवाल उठाता है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो से उठी चिंगारी अब मुंबई के पुलिस कमिश्नर से होती हुई चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे तक पहुंच गई है। एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने जिस साजिश को अंजाम दिया, उसके कारण मुंबई के पुलिस कमिश्नर की कुर्सी चली गई। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को हटा दिया गया और अब देवेंद्र फडणवीस से मांग की है कि एनआईए यह पता लगाए कि सचिन वाजे के पॉलिटिकल बॉसेस आखिर हैं कौन। मेरा तो सीधा कहना है कि ये परमवीर सिंह या सचिन वाजे बहुत छोटे लोग हैं। इनका नाम लेके ये कभी गुत्थी सुलझने नहीं वाली है। इसके पीछे किसका आशीर्वाद है, मैं तो आपको बार बार इंगित करने की कोशिश कर रहा हूं। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं वापस कहना चाहता हूं कि सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले कुछ और लोग सरकार में बैठे हैं। आप परमवीर को तो बाजू कर दोगे, वो तो पुलिस कमिश्नर थे, आपने उनके तबादला कर दिया, लेकिन सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनकी जांच कौन करेगा? उनका फैसला कौन करेगा? सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले पॉलिटिकल बॉसेस को ढूंढना पड़ेगा। कितने भी सरकार में किसी भी ओहदे पर बैठे हुए लोग हो, उन तक अगर ये कड़ी जाती है, सचिन वाजे के ऑपरेटर्स कौन है, ये ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि सरकार ने ऐसे व्यक्ति को जिनका पास्ट पता है क्या है, उसके बावजूद इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर बैठाया, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज सरकार की है कि जिस चीज के कारण उनकी मजबूरी है कि उनको बैठाना है। और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको डिफेंड कर रहे थे
सरकार जिस प्रकार से हाउस में उनको डिफेंड कर रही थी, अगर इतने सबूत मेरे पास नहीं आते तो शायद उसको तो महात्मा ही ठहराया जाता, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा था कि ये क्या ओसामा बिन लादेन है, इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिलाकर इस मामले की तह तक जाना होगा और जिन इंटरेस्ट के साथ, जिन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वहां लाकर बैठाया सरकार की ओर से, उससे इसका क्या ताल्लुकात है, उससे इसका क्या संबंध है, ये भी हमारी जांच एजेंसीज को ढूंढना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। देवेंद्र फडणवीस ने आज शाम को जो आरोप लगाए, जो इल्जाम लगाए, वो बहुत गंभीर हैं। फडणवीस उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार को एक्सपोज करने में कामयाब हुए। देवेंद्र फडणवीस के पास अपने इल्जामात के लिए ठोस सबूत हैं, उनके तर्कों में दम है और सबके मन में सवाल है, आखिर एक छोटा पुलिस अफसर, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, इस लेवल का अधिकारी मुकेश अंबानी को डराने धमकाने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? कैसे उनके घर के बाहर अपने आप को कवर करके पीपी किट पहन के सरेआम घूम सकता है? हिम्मत देखिए। साजिश रची, प्लान को अंजाम दिया, फिर सबूत मिटाए और सरकार ने जांच उसी के हवाले कर दी। मैंने 2 दिन पहले भी यही बात कही थी कि जो तार जोड़ रहे हैं उससे लगता है सचिन वाजे को पूरा यकीन था उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो सोचता था सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। आज देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि सचिन वाजे को एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर समझना बड़ी गलती है। उसका रुतबा मुंबई पुलिस में कमिश्नर के बाद सबसे ज्यादा था। वो चीफ मिनिस्टर की ब्रीफिंग में दिखता था, होम मिनिस्टर के साथ मौजूद रहता था। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी इल्जाम लगाया कि सचिन वाजे को सरकार ने वसूली अधिकारी के तौर पर अपॉइंट किया था। मुंबई में जितनी हाई प्रोफाइल केसेस हुई, जुरिस्डिक्शन किसका भी रहे, कोई भी जुरिस्डिक्शन रहा, तब भी वो केस सीआईयू के पास आती थी। किसी भी रीजन का जुरिस्डिक्शन रहे तब भी केस सीआईयू के पास आती थी। अभी ये भी केस ये सीआईयू के पास आने का कोई कारण नहीं थी, वो रीजन के पास जानी चाहिए थी। लेकिन सारी केसेस, और विशेष रूप से फिर वो बादशाह रैपर वाली केस हो, चाहे ऋतिक रोशन वाली केस हो, ऐसे सारी केसेस ये सीआईयू यूनिट को ही दी जाती थी। और इनका कद, ये सीपी के बाद अगर किसी का कद मुंबई पुलिस में था तो सचिन वाजे का था, क्योंकि सीएम के ब्रीफिंग के समय भी वो नजर आते थे, गृह मंत्री के समय भी वो नजर आते थे, और शिवसेना के कुछ मंत्री हैं उनके साथ भी वो नजर आते थे। तो एक बड़ा कद उनको वहां दिया गया। और हमको तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखता है कि एक प्रकार से वहां सीआईयू के प्रमुख के रूप में नहीं, वसूली अधिकारी के रूप में उनको बैठाया गया और बड़े पैमाने पर मुंबई में डांस बार चलाने को खुली छूट, और सबके इंचार्ज ये। महाराष्ट्र की सरकार में, मुंबई पुलिस में सब जानते हैं कि सचिन वाजे की पहुंच ऊपर तक थी। वो सरकार का ब्लू आइड बॉय था, उसकी धमक हर थाने में थी। अब सवाल यह कि सचिन वाजे की नियुक्ति और सीआईयू में उसकी पोस्टिंग ये दी गई, इससे क्या साबित होता है? क्या शिवसेना के नेताओं का इतना ज्यादा सपोर्ट सचिन वाजे को है? इसके पीछे क्या राज है? इसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने एक और खुलासा किया। उन्होंने बताया कई साल से शिवसेना के नेता सचिन वाजे की बहाली की कोशिश करते रहे हैं। 2018 में जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार थी,
देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त भी उद्धव ठाकरे ने सचिन वाजे की पैरवी की थी। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि उद्धव ठाकरे ने सचिन वाजे की बहाली के लिए उनसे बात की थी। उस वक्त शिवसेना के कुछ मंत्री भी सचिन वाजे के सस्पेंशन को खत्म करने की सिफारिश करने के लिए उनके पास आए थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कानूनी सलाह ली और सचिन वाजे को पुलिस सेवा में बहाल नहीं किया। 2018 में जिस समय मैं मुख्यमंत्री था, उस समय शिवसेना की ओर से दबाव था कि एपीआई वाजे को फिर एक बार सरकार की सेवा में लिया जाए, पुलिस महकमे में लिया जाए। और उस समय मैंने उनका पास्ट रिकॉर्ड देखने के बाद यह तय किया कि एडवोकेट जनरल की सलाह मैं इसमें लूंगा। और मैंने एडवोकेट जनरल जी की सलाह ली। हालांकि वो कोई रिटर्न सलाह नहीं थी, लेकिन मैंने उनको फाइल दिखाई और उन्होंने मुझे साफ ये कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट ने उनको सस्पेंड किया है, बहुत गहरी इंक्वायरी चल रही है, ऐसे समय उनको लेना ठीक नहीं होगा। और मैंने उस समय उनको नहीं लेने का फैसला किया। देखिए, उद्धव जी ने मुझसे फ़ोन पे बातचीत की थी उस समय, और उनके जो कुछ प्रमुख मंत्री थे वो मेरे पास आए थे 2018 में। वापस बोल देता हूँ, 2018 में उद्धव जी ने भी मुझसे बात की थी और उनके मिनिस्टर्स भी मेरे पास आए थे फॉर सचिन वाजे। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने, जब उन्होंने सरकार की कमान संभाली, तो उनकी नजर एक बार फिर सचिन वाजे पर गई। उन्होंने सचिन वाजे को वापस अपॉइंट किया, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया और उन्हें सबसे सेंसिटिव CIU का चार्ज दे दिया। ये बहुत गंभीर बात है। 2008 में सचिन वाजे इन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया। कुछ समय तक शिवसेना के प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया और शिवसेना के साथ बड़े गहरे रिश्ते ये सचिन वाजे के रहे। इतना ही नहीं तो जो शिवसेना के एक्टिव लोग हैं, इनके साथ बिजनेस रिलेशन भी उनके रहे, कुछ कंपनीज भी उन्होंने तैयार की। और 2020 में 19 के अंत में जब शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, तो फिर एक बार सचिन वाजे को वापस लाने का प्रयास शुरू हुआ। और जैसे ही मार्च में कोरोना आया, तो उसके बाद कोरोना का बहाना बनाकर एक कमेटी तैयार हुई, रिव्यू कमेटी। और रिव्यू कमेटी ने बड़ा सिंपल सा उसमें लिख दिया कि चूंकि कोरोना में हमको अधिकारियों की आवश्यकता है, हमारे कई अधिकारी बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए हम सचिन वाजे को वापस लेते हैं। और लेने के बाद क्या किया, तो मुंबई क्राइम ब्रांच की सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट। और ये क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को हेड करता है 2 PI दर्जे के ऑफिसर्स। और सचिन वाजे जो API है, जैसे ही सचिन वाजे को लिया, एक रात में ये दोनों लोगों को ट्रांसफर कर दिया और PI की जगह API को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट CIU का प्रमुख बनाया गया। मतलब जिनका पास्ट ऐसा था, ऐसे व्यक्ति को CIU का प्रमुख यह सरकार ने बनाया। देवेंद्र फडणवीस ने जो सवाल उठाए हैं वो अब उद्धव ठाकरे का पीछा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल सबके मन में एक बड़ा सवाल है, वो ये कि सचिन वाजे भले ही मोहरा हो, लेकिन उसके जरिए जिस साजिश को अंजाम दिलवाया गया, उसके पीछे मकसद क्या था। मुकेश अंबानी के घर के बाहर बारूद से भरी गाड़ी पार्क करके, उन्हें डराने की कोशिश करके सचिन वाजे के राजनीतिक आका, उसके पॉलिटिकल हैंडलर्स क्या चाहते थे। यह सवाल आज देवेंद्र फडणवीस से भी पूछा गया,
तो फडणवीस ने कहा कि मकसद तो एनआईए की जांच में सामने आएगा, लेकिन लगता यह है कि इस कारनामे से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश थी और हो सकता है कि फिरौती वसूली, एक्सटॉर्शन जैसे शब्द मुंबई में एक बार फिर सुनने को मिले। मकसद तो अभी ढूंढना ही पड़ेगा, ये तो एनआईए ढूंढेगा। चूंकि अब अपराधी मिला है तो मकसद भी मिलेगा, तो इसके ऊपर मैंने कुछ कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा संदेश देना चाहते थे, कोई स्टेटमेंट करना चाहते थे और उस स्टेटमेंट के माध्यम से कोई ना कोई आगे की मंशा थी। ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं था, कोई ना कोई इसके आगे की मंशा थी, क्योंकि एक ज़माने में महाराष्ट्र में कुछ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का एक्सटॉर्शन रैकेट भी चला करता था, इस प्रकार का हमने सुना है। और किस प्रकार से वो उस समय एक्सटॉर्शन करते थे, इसकी कई कहानियां जो महाराष्ट्र से जुड़े हुए या हमारे जो महाराष्ट्र के पत्रकार यहाँ हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। इसलिए ये केवल जिलेटिन तक ये बात रुकती नहीं है, आगे मंशा तो पक्की है। मुंबई में बेटिंग का जो रैकेट है, उस रैकेट के साथ कहीं ना कहीं सचिन वाजे या उनके साथ वाले लोगों की कोई ना कोई बातचीत चल रही थी। देवेंद्र फडणवीस ने जो सवाल उठाए, जो खुलासे किए, जो इल्जाम लगाए, उन पर शिवसेना का पक्ष जानने के लिए हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने संजय राउत से बात की। संजय राउत से वो सारे सवाल किए जो देवेंद्र फडणवीस से उठाए थे। संजय राउत ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के ट्रांसफर को रूटीन ट्रांसफर बताया। उन्होंने कहा कि मुंबई जैसे बड़े शहर में छोटे मोटे ट्रांसफर होते रहते हैं और ये बड़ी बात नहीं है। जहां तक सचिन वाजे की नियुक्ति का सवाल है, तो हर सरकार उन अफसरों को अपने साथ रखती है जो उसके काम के होते हैं। ये एक रूटीन प्रोसेस है। सरकार को लगा होगा कि ये समय है कि कुछ बदलाव करना चाहिए होम डिपार्टमेंट में, तो उससे किसी के मन में कोई शंका आशंका पैदा होने की ज़रूरत नहीं है। मुंबई बड़ा शहर है, बड़ा पुलिस फोर्स है, प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है। परमवीर सिंह साहब भी बहुत ही बड़े अधिकारी है, अच्छे अधिकारी है, बहुत ही हिम्मतबाज अधिकारी है, अफसर है। तो आपको क्या लगता है, तबादले तो सर्विस में होते रहते हैं। लेकिन सर, जिस तरह से लगातार ये आरोप लग रहा था कि मुंबई पुलिस कमिश्नर जो हैं उन्होंने इस पूरे मामले को, हिरेन मनसुख मामले को मिस हैंडल किया और सचिन वाजे को उन्होंने प्रोटेक्ट किया। देखिए, वो आप नहीं तय कर सकते, मैं नहीं तय कर सकता। अब एनआईए की जो जांच चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट या एटीएस, वो तय करेगी क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है कि सचिन वाजे और परमवीर सिंह तो एक मोहरा है, असली जो किरदार है इसके पीछे वो तो सत्ता में बैठे हुए हैं। बीजेपी कौन है, अपोजिशन में है महाराष्ट्र में, उनका काम है इस प्रकार से आरोप करना, उनके हर आरोप को जवाब देना, ये कोई हमारा काम नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो शिवसेना ने सचिन वाजे के लिए पैरवी की थी। ऐसे बहुत से लोगों को पूरे देश में सर्विस में लिया जाता है। गुजरात में क्या हो गया आपको मालूम, और राज्यों में क्या होता है वो भी आपको मालूम है। व्यापम घोटाले में जो लिप्त अधिकारी थे उनको भी सर्विस में लिया गया बाद में। तो ये सवाल किसी से कोई नहीं पूछना चाहिए जब किसी की सरकार बनती है। जो सरकार जिससे कंफर्टेबल होती है उससे सेवा लेती है। अब सवाल यह कि सचिन वाजे शिवसेना के किस काम का था, वो काम क्या था जिसके लिए उसे सीआईयू में लाया गया। क्या वजह थी कि सचिन वाजे को शिवसेना के बड़े नेताओं का प्रोटेक्शन था, वो उसके साथ कंफर्टेबल थे। सचिन वाजे सिर्फ कहने को असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर था, पर उसका रुतबा, उसकी ताकत मुंबई के पुलिस कमिश्नर से कम नहीं थी। अगर देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में सचिन वाजे की करतूत के सबूत पेश नहीं करते, अगर देवेंद्र फडणवीस उसे दिए जा रहे पॉलिटिकल प्रोटेक्शन को हाईलाइट नहीं करते, तो शायद ये केस दब जाता। इस पूरे मामले में एनआईए ने जिस तेजी से काम किया उसे भी ध्यान में रखने की जरूरत है। इस केस में 3 कारें इन्वॉल्व थी, तीनों गायब थी। एनआईए ने तीनों को ढूंढा, तीनों का कनेक्शन वाजे से निकला।
एनआईए ने यह भी साबित किया कि सचिन वाजे ने बड़ी बेशर्मी के साथ हर जगह से सीसीटीवी के सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। यह भी लगता है कि सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन का इस्तेमाल किया, उससे कार ली, फिर उसे लेटर लिखवाया ताकि इसे पुलिस के दबाव में आत्महत्या का केस बनाया जा सके। एनआईए की जांच ने साबित कर दिया है कि मुंबई की एटीएस पर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को छुपाने का दबाव था, वरना ये सारी बातें एटीएस के लिए खोज निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था, और अगर उन्होंने खोज कर निकाली तो फिर उन्हें बताने से रोका गया। ये बातें संकेत देती हैं कि सचिन वाजे के पीछे कुछ ताकतवर लोगों का, कुछ पॉलिटिकल लोगों का हाथ है। सचिन वाजे मुकेश अंबानी को डराकर, आतंक दिखाकर कुछ बड़ा हासिल करना चाहता था। अब सवाल यह है, क्या यह हासिल करने वाले की कोशिश करने वाला सचिन वाजे अकेला था, या वो मुंबई पुलिस पर इस कलंक गाथा का सिर्फ एक एक्टर है, डायरेक्टर कोई और है। इस डायरेक्टर तक पहुंचे बिना यह नहीं पता चलेगा कि मुकेश अंबानी को डराने का, सचिन वाजे को इतनी ताकत देने का मकसद क्या था। एक और बड़े खतरे की, कोरोना की स्पीड अब पिछले साल जैसी हो गई है। हालात हाथ से न निकल जाएं, इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात की। मोदी ने कहा, कोरोना का सेकेंड पीक आना चिंता की बात है। अब तक सरकार कोरोना पर इसलिए काबू कर पाई क्योंकि हमने कोरोना को बड़े शहरों तक, टियर 1 सिटीज में कंट्रोल कर लिया। इसे छोटे शहरों में पहुंचने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन अगर अब कोरोना का वायरस छोटे शहरों में पहुंच गया, टियर 2 और टियर 3 सिटीज के बाद गांव में चला गया, तो हालात बिगड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री को यह बात क्यों कहनी पड़ी, इसकी वजह है। असल में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में और उसके बाद केरल, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कोरोना फिर से तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र में हालात डराने वाले हैं। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र के 10 जिलों में इस वक्त सख्त पाबंदियां लागू हैं। नागपुर में लॉकडाउन है, पुणे में आंशिक लॉकडाउन है, अकोला, अहमदनगर, औरंगाबाद, जलगांव, परभणी जैसे इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। इसके बाद भी महाराष्ट्र में आज 23,000 से ज्यादा केसेस आए एक दिन में, 84 लोगों की मौत हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में कोरोना के कुल 2,34,000 एक्टिव केसेस बचे हैं। उनमें से 60% एक्टिव केस यानी 1,40,000 से ज्यादा कोरोना के पेशेंट अकेले महाराष्ट्र में हैं। कोरोना से अब देश में जितनी मौतें हो रही हैं, उनमें से 45% महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट 16% से ज्यादा है। ये फिगर्स डराने वाली है। पुणे शहर तो एक बार फिर कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने बताया कि पिछले 24 घंटों में पुणे जिले में कोरोना के 4,733 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 12 लोगों की मौत हो गई है। 1.5 महीने पहले यहां एक्टिव पेशेंट सिर्फ 1,300 थे, लेकिन अब 32,000 से ज्यादा। पुणे में आंशिक लॉकडाउन है, कई रेस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, 1,000 से ज्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद लोगों में कोरोना का जरा भी डर नहीं है। सड़कों पर आज भी भारी भीड़ दिखाई दी, आज भी लोग बिना मास्क लगाए घूमते दिखाई दिए, और ना ही किसी ने 2 गज की दूरी की परवाह की। आज पुणे के मेयर ने कहा, कोरोना क्यों बढ़ रहा है, यह बात उनकी समझ से परे है। एक साथ ये सभी व्यवस्थाएं जब शुरू होती है तो मुझे लगता है कि एक प्रमुख कारण वो हो सकता है कि ये थोड़ा सा संख्या बढ़ने में इसका परिणाम ये हो सकता है कि इसके कारण ये संख्या बढ़ती है। थोड़ा सा सोचने की बात जरूर है कि इसमें एक्सपर्ट्स थोड़ा सा काम बिल्कुल कर रहे हैं कि ये रीजन एक्चुअली क्या है, और मेडिकली उस पर हम क्या काम कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, आगे की बात है। अगर लेकिन दूसरे राज्यों की अगर तुलना हम करते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक चिंता की बात जरूर है। महाराष्ट्र के 2 सबसे बड़े शहर
मुंबई और नागपुर, इन दोनों जगहों से रोज डराने वाली फिगर्स आ रही हैं। आज तो नया रिकॉर्ड बना। मुंबई में 2377 लोगों को कोरोना इन्फेक्शन हुआ। ये इस साल का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, सबसे बड़ी फिगर है। इसी तरह नागपुर में एक दिन में कोरोना के 3370 नए मामले सामने आए। जरा सोचिए, यह हाल तब है जब नागपुर में लॉकडाउन है, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को ऑपरेट करने की इजाजत है। पिछले 6 दिन में नागपुर में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ चुके हैं। इसलिए एक बार फिर पुलिस वाले लगातार सड़कों पर घूम रहे हैं। 100 से ज्यादा जगहों पर पूरी नाकाबंदी है। दोपहर 1 बजे के बाद सभी दुकानों को बंद करने का आदेश है। पुलिस अफसर लगातार लोगों से सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। यहां भी अफसरों का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने की वजह से हालात इतने बिगड़ गए। महानगर पालिका का माननीय आयुक्त साहब का आदेश है, सबने दुकान अपने अपने समय पे बंद करके निकल जाना है। कृपया प्रशासन को सहयोग करें, कोई भी गर्दी ना करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। जिन राज्यों में कोरोना की सेकंड वेव आई है, उनमें मध्य प्रदेश भी अब शामिल है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना की पॉजिटिविटी रेट डबल हो गया है। भोपाल और इंदौर फिर से कोरोना के हॉटस्पॉट बनने लगे हैं। पब्लिक फंक्शंस, पब्लिक गैदरिंग, जुलूस, रैलियों पर बैन है। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है। भोपाल में मास्क न लगाने वालों से 500 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है। सरकार ने सख्ती कर दी है। सारे कदम सरकार उठा रही है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा कि कोरोना के फिर से बढ़ने की सही वजह क्या है। हम भी जानने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने भोपाल के डीएम से बात की तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मौसम बदल रहा है, इस मौसम में वायरल बीमारियां बढ़ती हैं, इसलिए कोरोना बढ़ रहा है। इसमें प्राइमरली जो एक विषय सामने आता है वो ये आता है कि जो वेदर कंडीशंस हैं, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, वो जैसे जैसे चेंज होती हैं तो कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस मे बी मोर सूटेबल फॉर द वायरस, जिससे कि संक्रमण और तेज़ी से फैलता है, जिसके कारण ही ये जो फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रहा है, ये समय देखने को मिल रहा है। और इसी के कारण, और साथ ही देखिए नेचुरली शहरों में क्योंकि आबादी ज़्यादा होती है, सघन बस्तियाँ होती हैं, लोगों का एक दूसरे से इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो इसलिए इन केसेस में जो मामले की फैलने की गति है वो निश्चित ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इंदौर में भी एक दिन में कोरोना के 230 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं, इसलिए जिला प्रशासन ने यहां भी नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। प्रशासन का कहना है कि इंदौर के लोग बाहर खाने पीने की शौकीन हैं, रात में बाहर निकलते हैं। प्रशासन ने इसीलिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसके बाद भी कोरोना क्यों बढ़ा, ये समझ में किसी को नहीं आ रहा। बेसिकली जब एक्टिविटीज़ अगर इंदौर देखेंगे आप, इंदौर सोशल शहर है, बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन है यहाँ पर। आप रात में 9 बजे के बाद अगर रेस्टोरेंट्स, होटल्स और बाकी जो पब्लिक एरियाज़ हैं, छप्पन या इस तरह की जगह पे या सराफा अगर रात में जो होता है, यहाँ पर रात में 9 बजे के बाद ही रश बढ़ता है। तो इन परिस्थितियों में जब जनता भी थोड़ा थक चुकी है कोरोना से, ये भी लोगों को मालूम है कि इलाज हो रहा है, ये भी लोगों को मालूम है कि बिस्तर मिल जाएगा अस्पताल में, तो वो लापरवाही ही भारी पड़ती है जब इस तरह का स्टेट ऑफ माइंड पब्लिक में होता है। तो रात्रिकालीन के साथ साथ जो हमने बताया आपको सारे कमर्शियल, इससे बहुत ज़्यादा मेरा मानना ये है कि 30 से 40% संक्रमण में कमी आएगी केवल रात में 10 बजे से सब कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बंद कर देनी, इंदौर स्पेसिफिक केस की अगर बात करें। इसके बाद मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर ने भी कह दिया कि असलियत यही है, सब अंधेरे में तीर मार रहे हैं, पता किसी को नहीं कि कोरोना क्यों बढ़ रहा है। केस बढ़ रहे हैं, ये बात तो समझ से परे है। यही मान सकते हैं कि लोगों ने जिस तरीके से मिलना जुलना, सावधानी बरतना कम की है, और इससे केस पिछले 10-12 दिन से लगातार केसों की संख्या बढ़ रही थी, और आज भी 834 केस मध्य प्रदेश में हुए हैं। कल इसके एक दिन पहले 817 थे, इसके एक दिन पहले 800 से कम थे। आपका कहना है लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, सावधानी नहीं बरत रहे, इसलिए सावधानी लोगों को बरतना चाहिए, गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। आपका मानना है सावधानियां नहीं बरत रहे थे इसलिए ये मामले मध्य प्रदेश में आए हैं?
सावधानी बरतना आवश्यक है, गाइडलाइन का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अब केस क्यों बढ़ रहे हैं ये तो अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन एक बात सही है कि इसको रोकथाम के लिए सावधानी बरतना चाहिए। चाहे डीएम हो, कमिश्नर हो या मंत्री हो, किसी को एग्जैक्टली नहीं मालूम कि कोरोना आखिर क्यों बढ़ रहा है, क्यों इतना बेकाबू होने लगा है। लेकिन सच बात यह है कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन लोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए हैं, मास्क को जेब में रखकर चलते हैं, बार बार हाथ नहीं धोते, दूरी नहीं बनाए रखते, इसलिए कोरोना बढ़ रहा है। कोरोना बढ़ने की एक ही वजह है, लापरवाही। जब तक हम कोरोना से डरेंगे नहीं, तब तक ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए मास्क लगाना, दूरी बनाए रखना सबसे कारगर तरीका है। और एक दूसरी बड़ी कोशिश जो पूरे देश में हो रही है वो है वैक्सीनेशन, और इसके जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। असल में कोरोना की बढ़ती रफ्तार से परेशान प्रधानमंत्री मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों से मीटिंग की। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को खास तौर पर उन्होंने टारगेट किया, चिंता जाहिर की। मोदी ने कहा कि अगर कोरोना की रफ्तार को यहीं नहीं रोका गया तो देश भर में आउटब्रेक की स्थिति पैदा हो सकती है। फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोरोना वायरस को छोटे शहरों में फैलने से रोका जाए, क्योंकि कोरोना छोटे शहरों में पहुंचा तो फिर गांव में फैलेगा, और अगर गांव में फैल गया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। इसलिए छोटे शहरों में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इन तीनों पर जोर देने की जरूरत है। महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा, और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टीयर 2, टीयर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी, और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। और इसलिए हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बड़ी बात कहा कि फिलहाल वैक्सीनेशन ही कोरोना को रोकने का एक बड़ा उपाय है, इसलिए वैक्सीनेशन को तेज करना है और वैक्सीन की बर्बादी को रोकना है। दरअसल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन खराब हो गई, वेस्ट हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा, देखने में यह बात छोटी लग सकती है, लेकिन इस समस्या को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हमें वैक्सीन डोजेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। वैक्सीन क्यों वेस्टेज हो रही है, इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर प्लानिंग और गवर्नेंस की जो भी कमियां हैं उन्हें तुरंत सुधारा जाना चाहिए। वैक्सीन वेस्टेज जितनी रुकेगी, और मैं तो चाहूंगा राज्यों ने तो जीरो वेस्टेज के टारगेट से काम शुरू करना चाहिए। एक मुद्दा है वैक्सीन की एक्सपायरी डेट। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले आया है उसका पहले उपयोग हो, जो बाद में आया है उसका बाद में उपयोग हो। अगर जो बाद में आया हुआ हम पहले उपयोग कर लेंगे तो फिर एक्सपायरी डेट और वेस्टेज की स्थिति बन जाएगी। और इसलिए मुझे लगता है कि अवॉइडेबल वेस्टेज से तो हमें बचना ही चाहिए।
हमारे देश में दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है। सिर्फ अमेरिका ऐसा मुल्क है जिसमें भारत से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई है। अब तक हमारे देश में 3.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन की 7 करोड़ से ज्यादा डोजेज राज्यों को सप्लाई कर दी हैं। देश में कहीं वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कोरोना के मुद्दे पर सियासत तो हो रही है। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी काम कम प्रचार ज्यादा करते हैं। जब देश में वैक्सीन की जरूरत है तो मोदी पब्लिसिटी के लिए विदेशों में वैक्सीन भेज रहे हैं। ये देश के लोगों के साथ अन्याय है। प्राइम मिनिस्टर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद हर स्टेट को देना चाहिए। हम लोग दूसरे देशों को तो भेज रहे हैं, ठीक बात है। जब वर्ल्ड में, दुनिया में जब हम सब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या यूएनओ में जब बातचीत होती है तो मदद, लेकिन मदद उस वक्त कर सकते जिस वक्त आपकी आवश्यकता यहाँ पर पूरी होती है और आपके पास अगर सरप्लस है तो उस वक्त पहले अपने लोगों को देकर उस बाद में दूसरों को भी दे सकते हैं। हमेशा मोदी साहब की ये आदत है कि प्रचार के लिए वो कहते हैं कि हम दूसरे देशों को भेज रहे हैं। अगर दूसरे देशों को भेजने की मल्लिकार्जुन खड़गे की ये बात सही है तो ये गंभीर बात है। तो इसलिए हमने ये सवाल सरकार से पूछा। जवाब में हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने जो फैक्ट्स बताए ये आप सुनिए। विदेश में जो वैक्सीन जाती है वो 3 प्रकार की प्रक्रियाओं के तहत जाती है। एक इंटरनेशनल कमिटमेंट है जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के हैं और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स इंटरनेशनल बॉडीज के साथ हैं, जैसे कोवैक्स जिसमें विश्व के 190 देश सदस्य हैं। और इस संरचना के तहत दुनिया भर के विभिन्न वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को एडवांस पेमेंट कमिटमेंट के तहत कुछ पैसा दिया गया। भारत में भी जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको ये पैसा मिला। उस पैसे के एवज में वैक्सीन दी जानी है, वो इंटरनेशनल कमिटमेंट है। तो इसलिए कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स का उल्लंघन करेगा। भारत में जो वैक्सीन अभी तक राज्यों को उपलब्ध कराई गई हैं वो 7 करोड़ 54 लाख डोजेज अब तक भारत सरकार विभिन्न राज्यों को उपलब्ध करा चुकी है। इसके बाद यदि कोई कहते हैं कि देश को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, ये बिल्कुल आधारहीन और तथ्यहीन बात है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर आज भी लोगों के मन में कुछ सवाल हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड में से कौन सी बेहतर है, कौन सी लगवाएं, ये लोग पूछते हैं। मैंने कई डॉक्टर से बात की है, उनका कहना है कि दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही सेफ हैं और दोनों ही इफेक्टिव हैं। इसलिए इस फेर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है कि कोविशील्ड लगाएं कि कोवैक्सीन। कोविशील्ड के बारे में कुछ मुल्कों में कहा गया इससे ब्लड क्लॉट पैदा होते हैं, इससे हार्ट अटैक का खतरा पैदा होता है। यूरोप के कुछ देशों में इस पर कुछ दिन के लिए रोक भी लगाई गई है। तो इस बारे में मैंने साइंटिस्ट से बात की, एक्सपर्ट से पूछा। उन्होंने बताया हमारे देश में अब तक एक भी ऐसा केस नहीं मिला है। यूके में भी 1 करोड़ 40 लाख लोगों को कोविशील्ड लग चुकी है, लेकिन एक भी ब्लड क्लॉट का या हार्ट अटैक का केस नहीं आया है। इसलिए इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरा सवाल है वैक्सीन की दूसरी डोज कितने दिन बाद लगनी चाहिए। हमारे देश में कहा गया कि 4 से 6 हफ्ते के बाद लगाई जा सकती है। WHO का और कुछ दूसरे मुल्कों का कहना है कि दूसरी डोज 8 से 12 हफ्ते के बाद ली जानी चाहिए। इसके बारे में वैक्सीन साइंटिस्ट से मैंने पूछा तो उनका कहना है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि 4 हफ्ते बाद लगे या 8 हफ्ते बाद, लेकिन दूसरी डोज टाइम पर लग जानी चाहिए। मान्यता यह है कि 8 हफ्ते बाद लगाने से वैक्सीन की एफिकेसी ज्यादा होती है, इसका असर ज्यादा होता है। लेकिन जब तक वैक्सीन ना लगे तब तक मास्क जरूरी है और दूरी बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का वो बयान सुनवाता हूं जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे लगा 21वीं सदी में
एक राज्य का मुख्यमंत्री महिलाओं के बारे में इस तरह का कमेंट कैसे कर सकता है? ये कैसी सोच है? तीरथ सिंह रावत ने महिलाएं क्या पहने, कैसे कपड़े पहने, इसके बारे में पब्लिकली कमेंट किया। ऐसा कमेंट जिसकी उम्मीद चीफ मिनिस्टर से कम से कम नहीं की जा सकती। तीरथ सिंह रावत चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन पर हुई एक वर्कशॉप में अपना एक अनुभव सुना रहे थे और उनकी बात का मतलब यह था कि जो महिलाएं जीन्स पहनती हैं, रिप्ड जीन्स पहनती हैं, वो संस्कारी नहीं है। मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, शोभा की बगल में बैठी है, लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दोगे? तीरथ सिंह रावत ने जो बात कही वो शर्मनाक है। ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक मुख्यमंत्री की आंखें एक महिला को ऊपर से नीचे तक नाप रही थी। कोई महिला क्या पहने क्या ना पहने ये तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को किसने दिया? तीरथ सिंह रावत को अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। आज एक और तस्वीर चर्चा में रही जिसे देखकर बहुत गुस्सा आया और दुख भी हुआ। हमारे देश में मां का स्थान भगवान से भी ऊपर है। अपनी मां की बात तो छोड़िए, हम तो गौ माता तक को पूछते हैं, लेकिन आज जब उस बेटे की तस्वीर देखी जिसने अपनी मां पर हाथ उठाया और मां की मौत हो गई तो कलेजा फट गया। यकीन ही नहीं हुआ कोई बेटा अपनी मां के साथ ऐसा कर सकता है। दिल्ली में मामूली से घरेलू झगड़े के बाद एक शख्स ने अपनी बुजुर्ग मां को कसकर थप्पड़ मारा। मां जमीन पर गिर गई और वहीं उसकी मौत हो गई। यह मामला दिल्ली के बिंदापुर इलाके का है। जिस बात पर मां और बेटे के बीच बहस हुई वो और भी हैरान करने वाला है। दरअसल रणवीर नाम के शख्स का बिल्डर फ्लैट के मालिक से पार्किंग पर विवाद चल रहा था। मामला पुलिस तक पहुंच गया था। पुलिस ने बिल्डर और रणवीर के बीच सुलह करा दी और वापस लौट गई। इसके बाद रणवीर की अपनी मां और पत्नी से बहस हो गई। गुस्से में रणवीर ने अपनी मां को थप्पड़ मार दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं बिहार की असेंबली में आज बिहार सरकार के एक मंत्री ने अपने ही स्पीकर का अपमान कैसे किया। और सिर्फ अपमान नहीं किया, स्पीकर के टोकने के बाद भी, रोकने के बाद भी मंत्री महोदय बार बार स्पीकर को धमकाने की कोशिश करते रहे। असेंबली में यह शर्मनाक हरकत बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने की। सम्राट चौधरी विधानसभा में पूछे जाने वाले सवालों को गंभीरता से नहीं लेते। इस पर स्पीकर ने उन्हें टोका तो सम्राट चौधरी भड़क गए। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा से भी धमकाने वाले अंदाज में बात की। स्पीकर बार बार मंत्री महोदय को टोकते रहे, लेकिन सम्राट चौधरी ने एक बार नहीं कई बार उस शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर स्पीकर को आपत्ति थी। माननीय मंत्री जी सुन लीजिए, 9 बजे तक मेरा कार्यालय सारे ऑनलाइन जवाब निकाल लेते हैं और 16 में मात्र 69% जवाब ही आपका आया है। 11 जवाब कार्यालय में तो अपने विभाग में थोड़ा ठीक है, समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए सबको, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष जी आपस लीजिए सबको। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता है, आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है, अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं होना, ये आसन को नहीं कर सकते हैं आप। इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर सकता है। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप समझ लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा, बहुत व्याकुल नहीं होइए।
सदन स्थगित की जाती है। हालांकि जब मामला बढ़ा, सम्राट चौधरी समझ गए उन्हें दिक्कत हो सकती है, तो उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांग ली। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब सम्राट चौधरी ने इस तरह से बदतमीजी की हो। वो खुद को दबंग मानते हैं, बाहुबली मानते हैं और इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। इस बार मामला असेंबली का था, इनकी दबंगई की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, इसलिए माफी मांग ली, वरना इस तरह की हरकतें इनकी आदत में शुमार हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।